नमस्कार, नारद न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत में एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चीन, जो दोनों हमारे ऐसे देश हैं, ऐसे पड़ोसी हैं जिनसे हमें ध्यान से रहना पड़ता है। बहुत बार इन दोनों के साथ हमने दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया, बट हमें उसके बदले धोखा ही मिला। हमें ऐसे ऐसे धोखे मिले जिसकी हमने उम्मीद नहीं की थी, जिसमें से एक बहुत बड़ा धोखा था 26/11 का मुंबई हमला। आप सबको याद होगा आज का वो दिन जब मुंबई में एक के बाद एक इतने अटैक्स हुए कि हमारा पूरा देश दहल गया। और उस मुंबई अटैक में हमने कई जवानों को खो दिया। हमने बहुत सारे लोगों की क्षति जो हमारे देश को देखनी पड़ी। हम सिहर गए उस दिन और हमें समझ नहीं आया कि हम क्या करें। तो उस दिन 26/11 के हमले में जो NSG कमांडो थे, उनमें से एक हमारे साथ हैं जिनका नाम है श्री सुरेंद्र सिंह जी। वो हमारे साथ बैठे हैं। जब हम सुरेंद्र सिंह जी की बात करते हैं तो मैं आपको कुछ उनके बारे में बताना चाहूँगी। ये उन योद्धाओं में से हैं जिन्होंने भारत का नाम अलग अलग जगह पर बहुत ऊंचा किया है। इन्होंने कारगिल युद्ध में शौर्य दिखाया है। वहाँ पर इन्होंने दुश्मन देश का ऐसे जवाब दिया कि वो आज भी जो उनके बारे में सुनता है तो उसका सर गर्व से ऊँचा हो जाता है, उसको बहुत प्राउड फील होता है। ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन सद्भावना, UN के साथ मिशन ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नाडो, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया। उन्होंने हमारे देश को वो नाम दिलाया जो हर आर्मी का जवान चाहता है वो अपने देश के लिए कर दिखाए। तो हम सुरेंद्र सिंह जी का, कमांडो सुरेंद्र सिंह जी का स्वागत करते हैं। सर नमस्कार। जय हिंद मैडम। जय हिंद सर। सर, आज का दिन ऐसा दिन है जिसे आज भी हम याद करते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमें समझ नहीं आता कि हम उस वक्त अपने देश के खोए हुए जवान, खोए हुए लोगों के प्रति दुख प्रकट करें या जिन्होंने वीर गति के साथ प्राप्त हुए उसके लिए हम गर्व महसूस करें। तो आप 2 शब्द बताना चाहेंगे उस बारे में? नहीं, बिल्कुल। जो देश की रक्षा करते हुए जो जवान जो है शहीद हुए हैं, उन सबको हम श्रद्धांजलि देते हैं, पूरा देश के लोग। और जब अगर शांति चाहिए तो जो है लड़ाई के लिए तैयार रहना पड़ेगा। देश की सेनाएं और देश के सैनिक जो है इसी काम के लिए भर्ती किए जाते हैं कि देश पर जब भी कोई देश की जनता, देश के ऊपर किसी तरह की भी आपदा आए, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, तो उसमें देश का जवान जो है खड़ा रहे। चाहे वो सर्द की लड़ाई हो, चाहे अंदरूनी लड़ाई हो, चाहे कोई महामारी का दौर हो, तो हमेशा ही जो है भारतीय सेना जो है अपने मिशन में कामयाबी हासिल की है। बात 26/11 हमले की करते हैं। जो 26/11 का हमला हुआ, ऐसा हमला हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में कभी नहीं हुआ। जिस प्रकार कायरता से पाकिस्तान ने एक साजिश के तहत देश के ऊपर हमला किया, उस हमले में लगभग 166 लोग जो है शहीद हुए। 500 के आसपास लोगों को चोटें आई। तो इतना बड़ा हमला, इतनी बड़ी साजिश के खिलाफ जो है उस समय की मौजूदा सरकार ने जो कदम उठाने थे, वो कदम सरकार ने नहीं उठाए। कहने को हम ये भी कह सकते हैं कि एक ऐतिहासिक दिन था। उस दिन पहली बार शायद भारत के इतिहास में होगा कि एक आतंकवादी को जिंदा पकड़ा गया वहीं से। बिल्कुल। तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे हमें? बिल्कुल। जो हमला हुआ तो उसमें तमाम तरह की फोर्सों ने काम किया। उसके बाद हम लोगों को दिल्ली से यहाँ से ऑर्डर मिला, क्योंकि NSG जो है होम मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है। तो होम मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है, तो यहाँ से गाइडलाइन जैसे मिली तो रात को ही गुड़गांव से दिल्ली पहुँचे। दिल्ली से जो है ना रात में ही मुंबई पहुँचे। मुंबई से वहाँ से हेलीकॉप्टरों के माध्यम से जो है नरीमन हाउस की छत पे उतार दी गई। एक टीम को ताज होटल पे उतार दिया गया और ओबराय होटल में उतार दिया गया। तो इसके साथ ही पूरी टीम जो है NSG की वो अपने मिशन के ऊपर चालू हुई। जब मिशन में लगने के बाद में लगातार जो है समय रहते ओबराय होटल में लोगों को बचा लिया गया और जो वहाँ आतंकवादी थे 2 दोनों को ढेर कर दिया गया। नरीमन हाउस के अंदर 2 आतंकवादियों को वहीं ढेर कर दिया गया और जो लोग फंसे हुए थे उनको बचा लिया गया। नरीमन हाउस के अंदर एक जो है ना हमारा साथी हौलदार गजेंद्र वहाँ दुश्मन से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। 2 साथियों को वहाँ पर चोट लगी। ताज होटल का मिशन लगातार 29 तारीख तक चलता रहा। उस मिशन के अंदर ताज वाली टुकड़ी में मैं शामिल था और हमारे जो है कमांडर थे वो संदीप उन्नीस कृष्ण साहब, वो जो वहाँ दुश्मन से लड़ते हुए शहीद हुए। तो लंबा ऑपरेशन चला। उसमें पहले न्यू टर्न ताज को हमने खाली कराया
और सबसे बड़ी चुनौती उसके अंदर जो थी वो चुनौती थी आम जनता को बचाना। आम जनता को बचाने की जो चुनौती को साथ साथ स्वीकार करते हुए और आतंकवादियों से लड़ते हुए हम आगे बढ़ते रहे, जिसमें हमने 634 आदमी को हमारी टीम ने वहाँ से रेस्क्यू किया और ताज होटल के अंदर 4 आतंकवादियों को हमने मौत के घाट उतारा। उसी दौरान चलते चलते लगातार जो है ना हमारी टीम काम कर रही थी, तो बार बार कभी पाकिस्तान से भी वहाँ फ़ोन पहुँचा तो उसमें बताया कि भाई आप लोग वहाँ 212 नंबर 15 नंबर एक कोई कमरा का नंबर था 200, तो उसके आसपास जाने का आदेश हुआ बाहर से। तब वहाँ टीम गई तो उस समय उन्होंने वहाँ पर अम्बुश लगा रखा था। अम्बुश लगा रखा था जो पुराना ओल्ड ताज है उसके गेट के साथ में सीढ़ियाँ हैं, दोनों तरफ से सीढ़ियाँ चढ़ती है, बीच में ताज के कोई पूरा का जो है ना टाटा का स्टैचू बना हुआ है। तब सीढ़ियों के बीच में जब ऊपर चढ़े तो ऊपर सबसे आगे जो टीम में चल रहे थे वो हमारे साथी जो है सुनील करके चल रहे थे, सुनील जो था उसको 8-7 गोलियां लगी। उसके बाद दूसरे नंबर पे भी सुनील यादव नाम का लड़का साथ चल रहा था, उसको जैसे उसने उसको संभाला तो उसकी हिप में 2 गोलियां लगी। तो उसके तीसरे नंबर पे जो है मेजर संदीप उन्नीकृष्णन जी चल रहे थे, उन्होंने सीधा अंदर जंप किया। अंदर जंप करने के बाद उन्होंने अंदर आवाज़ लगाई कि आप लोग ऊपर मत आना, मैं इनको अकेला ही देख लूँगा। तो तीसरे नंबर पर राजवीर चल रहे थे, फायरचंद साहब चल रहे थे, उनको भी जो ना स्प्लेंडर लगे और उन्होंने आग लगा दिया वहाँ आतंकवादियों ने। और जैसे वो मेजर साहब अंदर कूदे तो हमको सबसे पहले तो अपने बंदों को रेस्क्यू करना जरूरी हो गया था कि उनको ज़्यादा चोटें आई, उनको बाहर निकालना था। साथ ही वहाँ जो मुठभेड़ हुई तो उस मुठभेड़ के अंदर जो मेजर साहब वहाँ दुश्मन से लड़ते हुए शहीद हुए। और उन्होंने क्या किया कि आतंकवादियों ने उनको एक उसमें लपेट के पर्दे में वो साइड में रख दिया और मेजर साहब का हथियार और वेपन के साथ साथ रेडियो सेट भी निकाल के वो पोजीशन वहाँ से चेंज करते रहे। लगातार उसके पीछे हम लोग ये सोचते रहे कि जो है लड़ाई जो है ना हमारे हथियार से हमारे ऊपर ही फायर आ रहा था। तो इस घटना में लगभग 8 घंटे लगे। तो उसके बाद बॉडी मिली, फिर दोबारा से जो है ना ऑपरेशन को साथ साथ प्लान किया गया, क्योंकि बाहर वालों से तो कट ऑफ था मामला। साथ ही मीडिया के साथ ही लगातार जब उसको चला रहे थे न्यूज़ को, तो वो कंटिन्यू साथ साथ चला रहे थे, तो उससे एक बड़ा नुकसान हो रहा था। परंतु बाद में मीडिया का बहुत अच्छा वो रहा कि मीडिया ने हर प्रोग्राम को जो है ना डिले करना शुरू कर दिया। उससे दुश्मन को सही मायने में उसमें खबर नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि वो इंटरनेट से पहले देख रहे थे, पाकिस्तान से भी उनको डायरेक्शन मिल रही थी और कुछ मुझे लगता हो सकता भीड़ का हिस्सा भी कुछ ना कुछ उनके साथ में मदद कर रहा हो। तो उसके बाद फिर हमने ओल्ड ताज के जो ना 8वीं मंजिल से फिर शुरू किया, सर्चिंग शुरू किया, साथ साथ बंदों को रेस्क्यू करना शुरू किया। 4थी मंजिल में आते आते हमने फिर एक आतंकवादी को वहाँ मार गिराया। उसके बाद 3rd फ्लोर को क्लियर किया। फिर 2nd फ्लोर को जब हम क्लियर कर रहे थे, 2nd फ्लोर में जब सर्चिंग कर रहे थे तो उस टीम में जो है मैंने सर्चिंग शुरू किया। सबसे 8-10-20 रूम करने के बाद एक दूसरा बदली होते रहते थे, क्योंकि एकदम जो पहला बंदा होता है नंबर 1 गाइड, तो उसको बहुत ज़्यादा एकदम सावधान बहुत रहना पड़ता है। तो लंबे समय तक एक बंदा सावधान नहीं रह सकता। तो उस तरीके से जो मैंने जैसे किया, तो 3-4 रूम मैंने किए। तो जैसे 4था-5वें रूम पे पहुंचा तो वो आतंकवादी ने मुझ पर ग्रेनेड फेंका। ग्रेनेड फेंकने के बाद मैं नीचे ड्रॉप किया, नीचे कूद गया। मैं नीचे कूदने के बाद मैं नीचे घुसा तो बार था वहाँ पे। तो बार में घुसने के बाद तो उस 20 से 30 सेकंड के अंदर मैंने वेपन में लाइट होती देखा कि लास्ट स्टोर तक, जैसे ये गेट है, गेट के मैं लास्ट तक पहुँचा, उसके साथ में सीढ़ियाँ बनी हुई थी। तो पूरा देश के अंदर एनएसजी एकमात्र ऐसी फोर्स है जो ऑफेंसिव लड़ाई लड़ती है, बाकी जितनी भी फोर्स है वो डिफेंसिव लड़ाई लड़ती है। तो जो हमारे साथी थे तो उन्होंने उनके ऊपर अटैक किया, तो वो उसी 20-30 सेकंड वो सीढ़ियों से नीचे आना शुरू हुए, तो वहाँ फायरिंग शुरू हुई। तो मैं वहाँ लास्ट रूम में था। लास्ट रूम से जब जो है ना मैंने फायरिंग शुरू किया ऊपर मेरे साथियों, तो एक बंदे को हमने सीढ़ियों में मार गिराया और 2 बंदे वो डायरेक्ट नीचे कूद गए। तो अंधेरा था वहाँ पर, ये पता नहीं चला 2 है 3 है कितने बंदे। तो लगातार जो है वो होने के बाद में फायरिंग, तो मुझे लगा भाई अम्युनिशन तो ख़त्म होना है, क्योंकि मेरा तो रास्ता नहीं है पीछे। तो मैंने सिंगल राउंड फायर करता रहा लगातार, और जो ग्रेनेड थे उन्होंने भी मुझ पर काफ़ी फेंके, मैंने उनके ऊपर फेंके। तो उसमें मैंने एक ग्रेनेड रख दिया कि हो सकता है कि ये मुझ पर अटैक करें। 2 आदमी है, 3 है, 4 है, कोई आइडिया नहीं हो रहा था। तो मैं जो ना ग्रेनेड की पिन निकाल लूँगा, भाई मरना तो है ही। जब इसके बीच में आमना सामना हो गया तब तो उसमें तो कोई बचना तो मुश्किल है। अब दोनों में से या तो ये मुझे मारेंगे या मैं इनको मारूंगा। और अब ये तो निकल सकते हैं, उनको तो रास्ता गेट की तरफ, मेरे पास तो रास्ता नहीं है। तो फिर मेरे साथियों ने काफ़ी टाइम के बाद, 1.5 घंटा के बाद मुझे निकाला पीछे से,
और वहाँ दूसरे साथी ने पोजीशन लिया। उसके बाद जो ना मुझे हमारे जो है मेजर जनरल साहब थे, आईजी रैंक पे, आईजी ऑपरेशनल थे एनएसजी में, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और दोबारा से उनके ऊपर अटैक करने के लिए बताया कि भाई अगर दूसरा बंदे को एंट्री करेंगे तो उसको पता नहीं है कहाँ पे है, ये क्या पोजीशन में। जो आपकी पोजीशन थी वो अपने हमारे बंदे ने ले ली वहाँ पोजीशन, उनको पता नहीं है, अब पोजीशन चेंज कर गया बंदा, अब आपने इसके ऊपर अटैक करना है। तो अटैक कर रहा था हमने, मैं दोबारा से टीम को तैयार किया, दूसरी टीम 4 बंदे और एक जो ना हीट होती है उसमें 5 बंदे होते। तो दोबारा जो है ना काफ़ी उस समय स्प्लेंडर लगे हुए थे, तो मोटिवेट करने के बाद जो ना लगभग 4 बजे के आसपास, ये 29 तारीख को सुबेरे मैंने उनके ऊपर जो अटैम्प्ट किया, तो उसमें दोनों आतंकवादियों को लगभग जो मेरी मैगजीन के अंदर 30 गोलियां थी, मैंने 30 की 30 गोलियां उनके ऊपर जो ना दाग दी। और पहले जो मैंने एंट्री किया तो काफ़ी जो ग्रेनेड फेंक के, उसके अंदर 2 तरह के ग्रेनेड होता है, एक मारने वाला ग्रेनेड होता है, एक धमाके वाला ग्रेनेड होता। तो धमाके वाले स्टैंड ग्रेनेड जो है मैंने उसमें मारे काफ़ी, 2-3 ग्रेनेड मारने के बाद तो उन्होंने पोजीशन ले रखी थी, वो दुबके हुए थे, पर वो दुबके हुई हालत में भी बगैर देखे हुए फायरिंग कर रहे थे, तो उससे मेरे पैरों में लगी काफ़ी, बुलेट इंजरी भी हुई और स्प्लेंडर भी उसमें लगे। तो फिर वो मारने के बाद काफ़ी खून निकलने की वजह से फिर तुरंत फिर मुझे फर्स्ट एड दिया गया और वहाँ अश्वनी हॉस्पिटल वहाँ इलाज हुआ। उसके बाद दिल्ली में इलाज हुआ काफ़ी दिन, फिर जो ना इलाज चला फरवरी तक, फरवरी के महीने में थोड़ा चलने फिरने का हुआ। तो इतना करने के बाद एक आदमी 2 आतंकवादियों को मारने के बाद, 634 आदमी को जिंदा बचाने के बाद, और देश के इतने बड़े ऑपरेशन को जो है ना, जिस ऑपरेशन को कामयाब करना, देश की तमाम फोर्सें जहाँ पर वापस लड़ने से मना कर दिया था देश की फोर्सों ने, ये मैं आपके चैनल पे बहुत बड़ा खुलासा कर रहा हूँ। तब एनएसजी ने जाके उस ऑपरेशन को लॉन्च किया और उस ऑपरेशन के अंदर 100% कामयाबी हासिल करी। बाकी आप देखोगे दुनिया भर के ऑपरेशन चल रहे, लंबे लंबे ऑपरेशन चल रहे, सालों चलते रहते हैं। जम्मू कश्मीर में चल रहा है, नक्सली का चल रहा है, और चल रहा है, बॉर्डर पे तनाव चल रहा है, पर उस ऑपरेशन को एनएसजी ने वहाँ लॉन्च किया और ऑपरेशन को ख़त्म कर दिया। जितने आतंकवादी थे उनको मार गिरा, एक आतंकवादी अजमल कसाब को पकड़ लिया। इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद और देश की सरकार मुझे 14 साल 3 महीने और 15 दिन नौकरी में कहती है कि आप घर चले जाओ, आप अभी एनएसजी कमांडो में काम करने योग्य नहीं है। और मैं 19 महीने तक अपनी पेंशन के लिए दर दर की ठोकरें खाता रहा। जिस दिन मैं लड़ने के लिए गया था उस दिन 3 दिन का था मेरा बेटा, और जिस अजमल कसाब को पकड़ा उसके लिए देश की भ्रष्ट और निकम्मी सरकार ने 54 करोड़ रुपए का खर्च किया उसके ऊपर, और मेरे इलाज के लिए भी जो ना 1 पैसा सरकार ने नहीं दिया। तब ये कसाब को फांसी पर लटकाया, उस समय ये खुलासा हुआ, तब सरकार ने गलती मानी और तब पेंशन देना शुरू किया और उसके बाद इलाज का शुरुआत हुआ। उस बीच के टाइम के अंदर अपने पैसे से इलाज कराना, अपनी रोटी के लिए मोहताज हो जाना और मनमोहन सिंह जी का मौन रहना, देश के अंदर इतना बड़ा हमला होने के बाद मैं कहता हूं आज की मौजूदा सरकार अगर उस समय होती तो पाकिस्तान को निस्ते नाबूद कर देती और पाकिस्तान के ऊपर उसी टाइम जो ना हमला कर देना चाहिए था, क्योंकि इतने बड़ा नंबर, इतने लोग, निर्दोष लोगों को उन्होंने जिस तरह से मारा आके, इससे बड़ा नरसंहार हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ और कभी होगा नहीं, ये हम उम्मीद नहीं करते। तो आज जो है लंबे टाइम के बाद जब पेंशन का मुद्दा उठा, उस समय मनमोहन जी ने कहा जैसा कमांडो सुरेंद्र सिंह के साथ हुआ है ऐसा भविष्य में किसी के साथ नहीं होगा। ये नहीं कि जो दोषी हैं जिनके कारण कमांडो सुरेंद्र सिंह को 19 महीने तक पेंशन नहीं मिली, 19 महीने तक इलाज नहीं मिला, उसके बच्चे किस टाइप की जीवन जिया है, उसका परिवार किस तरह की दिक्कत में रहा है, उसके बच्चों की पढ़ाई, शिक्षा, दीक्षा के ऊपर कितना फर्क पड़ा है, उन दोषी लोगों को सजा देने का कोई भी प्रावधान नहीं किया, किसी तरह की कोई जांच नहीं की। वो इतनी निकम्मी सरकार उस समय कांग्रेस की रही है। हम सल्यूट करते हैं सर आपकी बहादुरी को। अगर हम बात करें उस हमले की, 26/11 वाला हमला, तो वो ऐसा लगता है कि सिर्फ मुंबई पे हमला नहीं था, वो हमारे देश के सीने पे हमला था।
और उस अचानक हमले में जिस तरह से आपके जैसे शूरवीरों ने उसका सामना किया, तो आपको क्या लगता है कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश की सेना किसी भी हमले के लिए हमेशा तैयार है, किसी भी पल? आप ऐसा कह सकते हैं? बिल्कुल, भारतीय सेना जो है किसी भी हमले के लिए, चाहे वो जमीन से हो, चाहे वो हवा से हो, चाहे पानी से हो, चाहे किसी भी रास्ते से या किसी भी सिचुएशन के अंदर, भारतीय सेना पूरी दुनिया के अंदर जो ना अपना लोहा मनवाने के लिए हमेशा तैयार रहती है। और मैं सलूट करता हूँ हर सैनिक को, हर जो सरहद के ऊपर आज जो खड़े हैं, जो कल खड़े थे, जो पीछे खड़े हैं, जितने नौजवान या साथी जो पूर्व सैनिक हैं, उनको बड़ा सम्मान देना चाहिए। और उनके लिए मैं हर आदमी को मैसेज भी देना चाहता हूँ आपके चैनल से, उनको अगर बस में यात्रा कर रहे हैं, अगर वो रेल में यात्रा कर रहे हैं, तो उनको सलूट मार के हम लोगों को अपनी सीट छोड़ के उनके लिए कहना चाहिए कि आप हमारे देश के असली हीरो हैं, आप लोग हमारी रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। जब देश का एक सैनिक जो है -60 डिग्री तापमान में खड़ा है, और वही सैनिक जो है जब देश के राजस्थान में आ जाता है तो वही 50 डिग्री तापमान पल्स के अंदर खड़ा है, तो गर्मी सर्दी और अपने घर परिवार को, अपना जो बहुमूल्य जीवन है, जो अपना जवानी का जो जीवन है, वो सारा का सारा अपना देश के नाम कर देता है। ऐसे सैनिकों को पूरा देश सलूट करता है। और पूरे हमारे देश के जो सैनिक है, जो हमारे देश की जो ट्रेनिंग है, जो हिंदुस्तान की सेना के अंदर किसी की तरह भी का पीछे हटना, ओनली फॉर हिंदुस्तान की आर्मी ऐसी जिसमें पीछे हटना मंजूर नहीं है। जब सेना आगे बढ़ जाती है तो बढ़ जाती है। हम बहुत गर्व महसूस करते हैं अपने सैनिकों को देखकर, भारत की सेना को हम सबसे ऊपर मानते हैं। परंतु ऐसा लगता है कि जैसे आपके साथ हुआ, पेंशन वाली प्रॉब्लम हो गई, तो मतलब आप क्या कहना चाहेंगे हमारे देश के नौजवानों को, जिससे कि वो प्रेरणा बन सकें, आप प्रेरणा बन सके उनके लिए आगे जाकर सेना ज्वाइन करने के लिए? बिल्कुल, देश की जो है सेना की जो सर्विस है, और जो सेना का शौर्य है, सेना का जो भाव है, उसके प्रति देश के हर नागरिक का, जो देश की जनता, जो देश का राजा अपने सैनिक का सम्मान नहीं करता, उस देश, उस राजा, उस प्रजा का कभी भला नहीं हो सकता। और वही जो है आप लोगों ने जो हाल जो है अभी कांग्रेस का हो रखा है, वो इसी कारण हो रखा है। उस हमले के अंदर 7 जवान ताज होटल के अंदर डिसेबल हुए, 2 जवान नरीमन हाउस में एनएसजी के कमांडो डिसेबल हुए, 2 ओबराय होटल के अंदर डिसेबल हुए। 7 जवान को ताज होटल वाले को कोई गारंटी अवार्ड नहीं, दोनों जवान नरीमन हाउस वालों को कोई गारंटी अवार्ड नहीं। और जनपथ पर जो कांग्रेस की कुतिया घुमा रहा था, कुत्तों को घुमा रहा था, उन लोगों को गारंटी अवार्ड मिले हैं। जिन लोगों ने ऑपरेशन छोड़ दिया था, जिन्होंने लड़ने से मना कर दिया था वहां पे, उन लोगों को गारंटी अवार्ड मिले हैं। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, एनएसजी जाने से पहले वहां सबको पता, वहां की जितनी फोर्सें थी, पुलिस थी, एटीएस थी, अदर देन फोर्सें थी, इवन नेवी के कमांडो थे, आर्मी के लोग थे, जिन्होंने वहां पे बता दिया था इस ऑपरेशन को सिर्फ एंड सिर्फ एनएसजी के कमांडो इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी कोई दूसरी फोर्स ऐसी नहीं है देश में जो उसको अंजाम तक पहुंचा सकती है। एनएसजी जाने के बाद 9 मिलिटेंटों को मारने का काम एनएसजी के कमांडो ने किया। लोगों को होटल में से जिंदा बचाने का काम एनएसजी के कमांडो ने किया। आप लोग न्यूज चैनल वाले सभी इस चीज को जानते हैं। उन होटलों के अंदर किसी भी फोर्सों को दाखिल नहीं होने दिया था उन आतंकवादियों ने। जब ऑपरेशन एनएसजी ने किया, आतंकवादियों को एनएसजी ने मारा, लोगों को एनएसजी के कमांडो ने बचाया। जो लड़ने वाले एनएसजी के कमांडो थे, उनको मान सम्मान क्यों नहीं दिया गया सरकार का? क्योंकि वो सरकार भ्रष्ट और चोर लुटेरों की सरकार थी। वो अपने शहीदों का सम्मान नहीं करना जानती। और उन लोगों को उन्होंने गारंटी अवार्ड दिए जो उस हमले का हिस्सा ही नहीं थे। उन लोगों को उस हमले से पहले ही जो न वो हमले में शामिल हुए थे और न वो हमले के अंदर बाद में शामिल थे। तो ऐसे लोगों को, ऐसी सरकारों को तो दूर चला जाना, उखाड़ के फेंक देना ही अच्छा है। आपने तो अपने लिए लड़ाई लड़ ली, आपको पेंशन मिल गई, अब आप आगे क्या मैसेज देना चाहेंगे दूसरे सैनिकों को? क्योंकि जहां तक मुझे लगता है कि अभी भी ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है, बहुत लंबी लड़ाई है।
मैं सही हूँ शायद, क्योंकि अभी भी एक सैनिक जो हमारे लिए वहाँ खड़ा है, जैसे आपने बोला कि 60 डिग्री माइनस में खड़ा है, 50 डिग्री गर्मी में खड़ा है, पर उसको वो सम्मान, उसके घर को वो सुख नहीं मिलता जो एक साधारण इंसान को मिल जाता है, जो बहुत कुछ नहीं कर रहा देश के लिए, या कह लो कि भ्रष्ट है, भ्रष्ट को भी मिल रहा होगा। तो ऐसा क्या आप मैसेज, आपके थ्रू हम क्या मैसेज कन्वे कर सकते हैं कि जिससे एक सैनिक को वो इज्जत, वो सम्मान मिले जिसके वो लायक है? वो ऐसा क्या कर सकता है? और दूसरी चीज साथ में मैं एक छोटी सी चीज और पूछना चाहूंगी, हमारे देश का भविष्य है बच्चों के लिए आप ऐसा क्या रोल मॉडल बन सकते हैं कि वो भी इस सेना से जुड़ने के लिए सोचें कि हाँ मुझे इसमें जाना है? क्योंकि अगर ऐसे एग्जाम्पल सामने आएंगे कि काम कर रहे हैं देश के लिए और ना घर को इज्जत मिल रही है, ना बच्चे को इज्जत मिल रही है, तो ना माँ बाप चाहेंगे कि वो सेना ज्वाइन करें, ना बच्चा चाहेगा। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्या चेंजेस किए जा सकते हैं? मैं सभी जो युवा साथी उनको मैसेज यही देना चाहता हूँ, सबसे सर्वोपरि देश है, देश है, और देश जब सर्वोपरि है तो देश सेवा करनी चाहिए। भारत माता की सेवा करने के लिए, धरती माता की सेवा करने के लिए, देश की सेवा करने के लिए सबसे पहले इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ, सीआरपी, पैरामिलिट्रीज, ऑल, सीबीआई, सीआईडी, आईबी, तमाम तरह की फोर्सों के अंदर सबसे पहले प्रायोरिटी देके बंदे को देश सेवा में जाना चाहिए, उसके बाद अगली सेवा। क्योंकि जो सैनिक भारतीय सेना के अंदर जाके अपना जीवन, अपना समय देते हैं, उनका पूरी देश की जनता हमको सम्मान करती है, देश की जनता हमको सर आंखों के ऊपर रखती है। ये तो चंद भ्रष्ट नेता है जो भ्रष्टाचारी, जो इस टाइप की घटनाएं करते हैं, नहीं तो देश की दिल्ली कैंट में मुझे 2 बार विधायक बना दिया दिल्ली कैंट की जनता ने। मैं सैल्यूट करता हूं दिल्ली कैंट की जनता को। मैं एक आम सिपाही, ये देश की जनता का सम्मान है एक सैनिक के प्रति। वी आर प्राउड ऑफ यू सर। और सबको मैं मैसेज देना चाहता हूं, आप लोग देश का शौर्य बने, देश का सम्मान बने, और सबसे पहले जो ना देश की सेना के अंदर जाके और अपना लोहा मनाने का काम करें। चाहे कोई भी युद्ध हो, हिंदुस्तान की सेना को, आज ही मैं नहीं कह रहा हूं, अंग्रेजी शासन के अंदर भी हिंदुस्तान के सिपाही का सम्मान था। अंग्रेजी सेना भी आज भी कहती कि जो हिंदुस्तान का सिपाही है वो लड़ाका है, वो वीर है, वो योद्धा है। मैं हर उस माँ को सलूट करता हूँ, सम्मान करता हूँ, जिन्होंने अपने लाल, जिन्होंने बहनों ने अपने भाई, जिन महिलाओं ने अपने पतियों को देश की सरहदों के ऊपर भेज रखा है, उनको पूरा देश सलूट करता है। और इसके साथ साथ चंद ये घटनाएं होती रहती है, पर योद्धा वीर लड़ते रहते हैं। मैं पहले देश की सरहद पर लड़ा, 26/11 में लड़ा, और फिर यहाँ भ्रष्टाचारियों से लड़ा। अगर मैं इन भ्रष्टाचारी चोरों से नहीं लड़ता तो मैं कैसे बता पाता, कैसे लड़के अपनी पेंशन ली, लड़के विधायक बना। तो ये इसमें ये चीज़ें बहुत बड़े जब नंबर होता है तो इस टाइप की छोटी मोटी कुछ चंद लोगों की वजह से कोई न कोई कारण बन जाता है। पर मैं आज भी देश की सेना के अंदर और देश के ऊपर कहीं कोई भी कठिनाई आए, चाहे वो चाइना की हो, चाहे वो पाकिस्तान की हो, चाहे वो किसी और देश की हो, मैं पहले भी देश की सरहदों पर और देश के लिए लड़ने, मरने, मिटने के लिए तैयार था। आज भी देश की सरहद के ऊपर लड़ने के लिए और मरने के लिए, देश पर शहीद होने के लिए मेरा सौभाग्य है। मैं देश के काम आया, मैंने अपना खून बहाने का देश के लिए मौका मिला, ये गर्व हर हिंदुस्तानी को होना चाहिए। सर, हमारा सौभाग्य आज हमारे स्टूडियो में आए आप, और हमें आपने इतना कुछ बताया। मैं बता नहीं सकती, मुझे इतना गर्व महसूस हो रहा है आपसे मिलकर, आपसे बात करते हुए। मैं चाहूँगी कि आपकी बात हर बच्चे, हर बड़े के दिल तक जाए, हमारी गवर्नमेंट सुने, ताकि हमारे सैनिकों को वही सम्मान प्राप्त हो जिस सम्मान के साथ, जिस सम्मान की उम्मीद करते हुए वो आर्मी में ज्वाइनिंग करते हैं। और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी आपको कि आपने उस दिन जो किया वो हर कोई नहीं कर सकता, बट आपके जैसे योद्धा ने ही हमारे देश का नाम ऊपर रखा है। और हमारे देश के ऊपर हमला करने से पहले कोई भी दुश्मन देश 10 बार सोचेगा, मेरे को इसकी पूरी उम्मीद है। और थैंक यू वेरी मच। भारत माता की जय। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।